बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा डबल लेक्चर है। आज 2 क्लासेस हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। इन 2 क्लासेस को बड़ी तवज्जो से आज आपने सुनना है। समझने में अगर आप लोगों की दिलचस्पी रहेगी तो आज की क्लास यूँ समझ लें कि बहुत आसान भी है, और कोशिश करें कि हर क्लास में जो भी हमारा लेक्चर है अगर आप उसको एक ही दफ़ा तवज्जो से सुन के समझ के साथ साथ लिखते हुए आप आगे चलते जाएंगे तो आपको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और आज की क्लास के बाद एक छोटा सा टेस्ट भी आप लोगों का होगा, और ये मत सोचिएगा कि टेस्ट जो है वो सिर्फ़ 6 माह के बाद है या हर माह में एक दफ़ा हुआ करेगा। इंशाल्लाह साथ साथ छोटे छोटे हमारे टीज़र्स जो हैं टेस्ट के हवाले से वो चलते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बुर्ज और सियारे, इनके अनासिर यानी एलिमेंट्स के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और जो भी प्लैनेट है वो अपने अंदर क्या असर और क्या तासीर रखता है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा उस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे वो है जनाब क़ुव्वत समत सियारगान, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी इसको कहा जाता है, या एस्ट्रोलॉजी की टर्म में इसको कहा जाता है दिशा बल। दिशा मतलब डायरेक्शन, बल मतलब स्ट्रेंथ, के कौन सी डायरेक्शन में किस प्लैनेट को क्या ताकत, क्या क़ुव्वत, एनर्जी किस प्लैनेट को किस दिशा में मिलेगी, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और क्लास के आगाज़ से पहले मैं आप लोगों के नाम इस वक्त स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट भेजा, आप सबको मैं अप्रिशिएट करूँगा। आप सबके जो टेस्ट हैं मेरी नज़र से गुज़रे, कुछ गलतियाँ खामियाँ थीं, आप ये मत समझिए कि इस टेस्ट के अंदर आप लोगों ने देख के लिखा, कराकस की लिस्ट में गए वहाँ से खोला और देखा, कुछ की स्पेलिंग मिस्टेक्स थी जो कि नहीं होनी चाहिए, और कुछ अफराद ऐसे थे जिन्होंने लिखने में थोड़ी सी कोताही ये की कि समझ नहीं आ रहा था। तो जब भी आप टेस्ट दें, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम जो 75 स्टूडेंट्स की हमारी जो स्ट्रेंथ है इस दफ़ा, उसमें से ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने टेस्ट भेजे। जो 14 रह गए हैं वो तैयार रहें, आप लोगों के साथ फ़ाइनल सबमिशन के अंदर काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें होने जा रही हैं जिसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। और स्क्रीन पे इस वक्त आप लोग जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर के हवाले से अहमियत बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इस नंबर को याद कर लें। ये वाहिद 6 माह के अंदर एक नंबर है जिसको मैं कह रहा हूँ कि आप याद कर लें। वो इसीलिए क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है टेस्ट के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से, फ़ी के हवाले से, कोई भी चीज़ मेरे मुतालिक आप लोग अप्रोच करना चाह रहे हैं तो इस नंबर को आप अपने पास सेव रखें, ताकि आप इस नंबर के ऊपर से जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें इसी नंबर से आपको मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं सवालात की जानिब के। गुज़श्ता लेक्चर में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कुछ सवालात किए, उसका मैं अब जवाब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहला सवाल बिलाल हुसैन साहब ने किया है, नगीना पहनने के बाद कितने दिन बाद उसके असरात मिलना शुरू हो जाते हैं? कि कोई भी जेम स्टोन, जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में भी एक स्टोन मैंने पहना हुआ है, कि कितने अरसे के बाद ये अपने असरात शुरू करते हैं। जेमस्टोन के ऊपर हमारा एक प्रॉपर लेक्चर भी होगा जिसमें मैं बड़ा डिटेल में बताऊंगा कि कितने कैरेट का, किस दिन, किस तरह से आपने उसको पहनना है। फिर अभी पिछले गुज़श्ता लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताया कि कौन से प्लैनेट के साथ कौन कौन से स्टोन मंसूब हैं, वो कब पहनने हैं। सिर्फ अगली क्लास हमारी रह गई है, नेक्स्ट क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें 3 लेक्चर होंगे, 3 चैप्टर्स को हमने पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम प्रैक्टिकली जायचे के ऊपर चले जाएंगे और 1 बाय 1 तमाम असेंडेंट्स और जायचों को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। स्टोन पहनने के बाद डिपेंड करता है स्टोन की क्वालिटी पे, कि आपने स्टोन किस क्वालिटी का पहना है, किस वेट का पहना है, वो अपनी इंटेंसिटी के मुताबिक, कि स्टोन के अंदर भी जो उसका असर और तासीर है या उसकी जो ताकत है
वो बताती है कि उसने असर समटाइम अच्छा स्टोन जो है फ़ौरी तौर पे अपने असरात को शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं एटलीस्ट 14 डेज़ लग जाते हैं, 30 डेज़ लग जाते हैं, 90 डेज़ भी लग जाते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपना काम शुरू करता है। और कोई भी स्टोन पहनने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि फ़ौरन को जादू या चमत्कार हो जाए। चीज़ें ये बैक एंड पे अपना काम कर रहा होता है। जैसे आपने एक मेडिसिन ली सर दर्द की और गोली खाने के फ़ौरन बाद, मेडिसिन के फ़ौरन बाद ऐसा नहीं होता कि विद इन फ्यू सेकंड आपका दर्द दूर हो, थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ौरी तौर पे रिएक्शन अपना देती हैं। आज हमारा लेक्चर भी इस हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने एलिमेंट्स पढ़ने हैं असर और तासीर के हवाले से। दूसरा सवाल जो है अली असद सुलहरिया साहब ने किया है, जिन लोगों का लगन सरतान यानी कैंसर हो, क्या इन्हें नॉर्थ या पानी वाली जगह पे नहीं रहना चाहिए? इससे कमर के असरात मज़ीद ताकतवर हो जाते हैं, इसकी वजाहत करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका असेंडेंट कैंसर है और आप नॉर्थ वाली साइड पे ना रहें, क्योंकि कैंसर इसका लॉर्ड प्लैनेट मून जो है ये पानी को कंट्रोल करता है। और आज डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में भी मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि मून की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में वो मून जो है अपने असरात ज़्यादा ताकत में दे रहा होता है। तो ऐसा कतन नहीं है कि पानी के पास रहें या पानी से दूर रहें तो इसके जो असरात है वो कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे। डिपेंड करता है आपके अपने जायचे में मून की प्लेसमेंट क्या है। बदरुन्निसा हमारी स्टूडेंट, हमारी बहन, इन्होंने पूछा है कि अगर मेज़ान लगन यानी लिब्रा असेंडेंट में शम्स, मरीख, अतारत, नेपच्यून दूसरे घर में हो तो इसके क्या असरात होंगे। लगता है इन्होंने अपना जायचा बना लिया, ठीक है, और इन्होंने जायचा बना के फ़ौरन देखा है कि मेरे फर्स्ट जो दूसरा घर है उसमें सन भी है, मार्स भी है, मरकरी भी है। नेपच्यून को तो आप निकाल दें क्योंकि अभी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नेपच्यून का हम जिक्र नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह जब हम लिब्रा असेंडेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है इन ऑल हाउसेस वो हम बड़ा डिटेल में इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्योंकि कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में मौजूद हो, इट डज़ंट मीन कि वो जिधर है वहीं पे बस अपने असरात दे रहा है। वो जहाँ से आया है उधर भी मुंतकिल कर रहा है और जहाँ देख रहा है, हर प्लैनेट एक नज़र रखता है। कुछ प्लैनेट्स एक से ज़्यादा नज़र रखते हैं, तो वो जहाँ जहाँ देख रहा है डिग्री वाइज हमें उसकी ताकत देखनी है। अगर इनके सेकंड हाउस में सन 0 डिग्री पे है तो कोई असर नहीं, और सन के साथ मार्स और मरकरी भी है। अब सन के करीब कोई भी प्लैनेट आए तो वो डेड हो जाता है, यानी गरूबियत का शिकार हो जाता है ख़ास डिग्री के अंदर अगर वो आ जाए। तो अगर सन के साथ मार्स, मरकरी या नेपच्यून भी यहाँ पे अगर उनकी डिग्री सन के बिल्कुल करीब है तो इनके फिर असरात नहीं होंगे। दूसरा इनका सवाल है कि अगर मेज़ान लगन में ज़ुहल और राहु 11वें घर में हों तो क्या ये फ़ायदा देंगे, क्या नुकसान? लिब्रा असेंडेंट में ज़ुहल, उसके साथ राहु 11th हाउस के अंदर, ये डिपेंड करता है। ये भी सवाल आगे शिफ्ट मैं करूँगा जब हम लिब्रा असेंडेंट को पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि वो क्वेश्चन करें, आपकी ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अगली तैयारी भी करें, जो चीज़ें रह जाएँ हम उनको आगे भी ऐड करते चले जाएँ। तो आप लेक्चर के हवाले से और जो भी आपके जहन में आ रहा, आप सवाल ज़रूर करें, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि जो जिस लेक्चर या जिस चैप्टर के हवाले से बात हो उसी में डिस्कस होगी तो ईज़िली अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। अगर मुश्तरी आपका एंटी प्लैनेट है तो क्या इस बंदे में रूहानियत हो सकती है जबकि मुश्तरी आपका दुश्मन सियारा है? कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एंटी होने के बावजूद न्यूट्रल हो जाते हैं। मुश्तरी को हम ज़रूर कहते हैं, जुपिटर को, ये रूहानियत का सियारा है, इल्म से इसका ताल्लुक़ है, इसको रूहानी पेशवा भी कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है, उस्ताद भी कहा जाता है। जो भी खैर व बरकत के काम हैं वो मुश्तरी के साथ मंसूब हैं, लेकिन डिपेंड करता है जुपिटर की प्लेसमेंट क्या है। अगर असेंडेंट के मुताबिक जुपिटर आपका एंटी है लेकिन उसको कोई हाउस ऐसा मिल गया और उस हाउस में आने की वजह से वो न्यूट्रल हो गया तो फिर वो एंटी नहीं रहेगा, उसके असरात पॉजिटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट आमना शौकत ने सवाल किया है, सर आपने हमें ये तो बता दिया कि एक सयारा जायचे के एक घर में कितने दिन क़याम करता है,
लेकिन अगर कोई सयारा एक अच्छी जगह पे हो लेकिन वो डेड हो तो हम इस पर को रेमेडी अप्लाई करते हैं तो वो कितने वक्त में एक्टिव हो जाएगा। कोई प्लैनेट किसी भी हाउस में अगर डेड है, डेड का मकसद क्या होता है? डेड का मकसद ये होता है कि कोई भी प्लैनेट सयारा जो है वो अपने असरात नहीं दे रहा, वो अपने अंदर ताकत नहीं रख रहा। क्या वो डेड कम्बस्ट होने की वजह से हुआ, गरूबियत की वजह से, सन उसके साथ है, या उसकी डिग्री में कोई ताकत नहीं है? ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर तो उसकी डिग्री में ताकत नहीं है या सन के करीब होने की वजह से वो कम्बस्ट हो गया है, ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। डेड होना और कम्बस्ट होना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो उसके लिए रेमेडी अप्लाई की जाती है और रेमेडी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग रेमेडी अप्लाई कर रहे हैं, आपको कितनी ज़रूरत है, आपको कितने mg की मेडिसिन की ज़रूरत है। क्या आपके लिए 10 mg की ज़रूरत है, आपके लिए 500 mg की ज़रूरत है? आपने किस मिकदार में उसकी रेमेडी करनी है? आपने ओवरडोज तो नहीं हो जाना। कुछ लोग स्टोन्स पहनते हैं और बहुत बड़े बड़े स्टोन पहन लेते हैं, यानी आपको भूख लगी है, आपने खाना भी खाना है और अगर आप रोटी खा लें, 2 रोटियां खा लें, उससे आपका पेट भर जाएगा। लेकिन अगर आप 10 रोटियां खाएंगे, हो सकता है आप बीमार हो जाएं, आपकी भूख जो है आप अपने आप को ओवरडोज कर लेंगे। तो हमने ओवरडोज नहीं करना होता। डिपेंड करता है कि रेमेडी हम किस प्लैनेट की किस तरह से कर रहे हैं। कुछ रेमेडीज़ आप ख़ुद भी जनरेट करेंगे, कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी होंगी आप ख़ुद भी इंशाल्लाह उसको जनरेट करेंगे कि हमें कैसे वो रेमेडी करनी है। अगर एक अच्छा सयारा जायचे के किसी बुरे घर में है, मसलन 6, 8, 12 में, इनमें से किस घर में है, तो हम इस पर को रेमेडी अप्लाई करते हैं तो इसे कितना वक्त लगेगा अच्छी जगह पर आने में। मतलब मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी प्लैनेट की रेमेडी कर रहे हैं, वो चाहे 6, 8, 12 में हो या किसी भी हाउस में हो, प्लैनेट अपनी पोजीशन नहीं चाहिए। ट्रांजिट में तो वो घूम रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई प्लैनेट अगर नहस घर में, ख़राब घर में है, 6 में, 8 में, 12 में है, आपने उसकी रेमेडी की और उसने छलांग मारी और अगर घर में चला गया, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ उसकी जो शिद्दत है ख़राबी की, उसको कम करने के लिए होती है। वो अपने असरात अगर आप रेमेडी कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो असरात हैं, जो उसके नेगेटिव असरात हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी का जो ऑरा है, जो हाले नूर है, उसको जो प्लैनेट्स की वेव्स मिल रही हैं, आपके हाले नूर में कमी हो या ज़्यादती हो, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती, क्योंकि इन तमाम वेव्स को कंट्रोल, हर वेव को एक प्लैनेट कंट्रोल कर रहा है। तो आप जब उसकी रेमेडी करते हैं, वो जब अपना प्रॉपर बैलेंस होती है चीज़, तो देन उसके बाद उसके असरात बेहतर अंदाज में शुरू हो जाते हैं। तो ये आज की क्लास के हमारे कुछ सवालात थे। अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। हमारा जो आज का लेक्चर है जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है वो है बुर्ज और सयारे, यानी एलिमेंट्स इन एस्ट्रोलॉजी। हमारा आज का मौजू बुर्ज और सयारे, उनके अनासिर, एलिमेंट्स। आप सबको मालूम है कि ये जो दुनिया है ये 4 एलिमेंट्स पे बनी, जिसमें फायर है, एयर है, अर्थ है और वाटर है। ये चीज़ें हमें बचपन में ही पढ़ा दी जाती हैं स्कूल्स के अंदर कि ये जो दुनिया है ये 4 एलिमेंट्स के ऊपर कायम है। आप एक केजी की या 2-3 क्लास में आपकी जो बायो की, मेडिकल की या जो भी होती साइंस की बुक, फिज़िक्स की, उसमें बता दिया जाता है कि 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिस पे ये दुनिया कायम है, जिसमें फायर है, वाटर है, एयर है और अर्थ। ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो अपनी तासीर और असर रखते हैं और इन्हीं 4 एलिमेंट्स के मुताबिक ये प्लैनेट्स भी बिहेव कर रहे होते हैं। अपने जहन में इस चीज़ को आप ज़रूर रखिएगा कि प्लैनेट्स जो हैं ये यूँ समझ लें कि जैसे हम इंसान हैं, हम अपने अंदर फीलिंग्स रखते हैं, हम अपने अंदर जज्बात रखते हैं, एहसास रखते हैं, इमोशंस रखते हैं। गुज़श्ता लेक्चर में बड़ा डिटेल में मैंने आपको इस हवाले से बताया था कि कौन सा प्लैनेट क्या क्या मिजाज रखता है। कोई वालिद की जगह पे है, कोई माँ की जगह पे है, कोई जो है फ़ौजी है, कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है, कोई इल्म देने वाला है।
तो कोई गड़बड़ करने वाला है। तो इसी तरह से तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो अपने अंदर एक मिजाज रखते हैं। अब उनका मिजाज गरम मिजाज है, उनका मिजाज ठंडा है, उनका मिजाज घूमने फिरने वाला है, या उनका मिजाज बर्दाश्त करने वाला है। आप सबको पता है कि चाय हम लोग पीते हैं, चाय की जो तासीर है वो गर्म होती है, पानी की तासीर ठंडी होती है। लेकिन वही पानी अगर जम जाए, बर्फ़ बन जाए, तो उसकी तासीर बदल जाती है तो वो पानी पिघलेगा, फिर पानी बन जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसने उसको फ्रीज़ किया, उसको जमाया, उसके बाद उसकी तासीर बदल गई। अभी गुज़श्ता रात मेरी बेटी बीमार थी, उसको बुखार था, 101 102 बुखार था। तो मैंने उसका बुखार चेक किया तो 102 पे था। थोड़ी देर बाद मैंने मेडिसिन उसको दी, 2 घंटे के बाद चेक किया, वो वहीं पे था। तो मेरी वाइफ मुझे कहने लगी, आप ऐसा करें, इसको ना पानी की पट्टियाँ करें माथे पे। ये बड़े पुराने टोटके जो हमारे बुज़ुर्ग करते हैं। तो जब पानी की पट्टियाँ उसके माथे पे, वो गीला कपड़ा रखा गया, तो 5 मिनट के अंदर उसका टेम्परेचर 97-96 पे चला गया। तो मतलब उसको कोई फ़िज़िकली हमने ना कोई मेडिसिन दी, ना कुछ ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से वो जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें कमी आई, कि पानी की वो एक ठंडी चीज़ जो नेचुरल टेम्परेचर पे थी उसके माथे पे रखा और उसने एकदम उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया, यानी वो जो गर्मी की शिद्दत थी उसको कम किया। तो इसी तरह प्लैनेट्स जो हैं वो भी अपने अंदर ये असर और तासीर रखते हैं। 4 एलिमेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर भी कुछ जगहों पे इसका जिक्र किया जाता है। लेकिन एक एलिमेंट आज हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एक एलिमेंट, इसको ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर कहा जाता है, इसको ईथर कहा जाता है, यानी खला, स्पेस। कि जब ये दुनिया बनी 4 एलिमेंट्स के ऊपर, अभी इस पर मज़ीद रिसर्च हो रही है कि इन 4 एलिमेंट्स से दुनिया तो बन गई, लेकिन ये सोलर सिस्टम को होल्ड किसने किया हुआ है? ये प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ क्यों नहीं टकराते हैं? आखिर वो स्पेस में कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसने इन सब को एक जगह के ऊपर रोके रखा है, जो अपने अपने मदार में प्लैनेट्स चलते चले जा रहे हैं? तो वो जो 5th एलिमेंट है उसको ईथर कहा जाता है, यानी स्पेस के अंदर मौजूद वो एयर या वो वैक्यूम जिसने उनको कंट्रोल किया हुआ है, उसको ईथर जो है वो कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे उन प्लैनेट्स का जिनका मिजाज आतिशी है। आतिशी का मतलब ये फायर एलिमेंट है, जो अपने अंदर एग्रेशन रखते हैं, जो अपने अंदर गर्मी रखते हैं, जिनको हम हॉट हेडेड भी कहते हैं, एग्रेसिव प्लैनेट्स। तो फायर एलिमेंट के अंदर आने वाले जो प्लैनेट्स हैं, नंबर 1 पे हैं सन, शम्स। ये बस 1-2 क्लासेस हैं जिसके अंदर मैं उर्दू के नाम, इंग्लिश के नाम दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट क्लास के बाद सिर्फ सिंबल्स के ऊपर हम रहें और सिंबल्स के थ्रू ही बात करें, क्योंकि हमें एस्ट्रोलॉजी के सिंबल्स जो हैं वो याद करना सीखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे जो है वो मार्स, मरीख, इसका सिंबल भी मौजूद है। और थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जुपिटर भी लिखा हुआ है। अब जुपिटर जो है, इसको एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो हमारी कदीमी एस्ट्रोलॉजी है, इसको फायर एलिमेंट से मंसूब किया जाता था। बट अब ये शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे? 5th एलिमेंट की तरफ। वो क्यों हो रहा है, इसकी रीज़न जब मैं आऊँगा 5th एलिमेंट में तब मैं आपको बताऊँगा। सन, मार्स, ये दोनों के दोनों फायर एलिमेंट के अंदर आते हैं। इनका मिजाज आतिशी है, गर्म मिजाज है। कि अगर किसी के जायचे में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका असेंडेंट कुछ भी है, आपका असेंडेंट एरीज़ है, टॉरस है, पाइसिस है, कुछ भी है, अगर आपके असेंडेंट के 1st हाउस में मार्स या सन आके बैठ जाता है तो क्या होगा?
ऐसे बंदे का मिजाज, और डिग्री वाइज ऐसा नहीं कि 0 डिग्री पे है, हम डिग्रीज पे भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कि अगर डिग्री वाइज भी वो थोड़ा सा ताकत में है तो ऐसा शख्स ज़रा थोड़ा सा, मार्स है तो बोल्ड होगा, सन है तो ज़रा रख रखाव वाला होगा, दूसरा घर है गुफ्तगू बोलने का कि अगर सेकंड हाउस में मार्स है, सन है तो उसके लहजे में तलखी होगी कि वो बेचारा प्यार से भी बात कर रहा होगा, दूसरे को लगेगा पता नहीं लड़ रहा है या अकल सिखा रहा है मुझे, और वो कह के थक जाएगा मैं तो बड़े आराम से बात कर रहा हूँ। लेकिन उसकी नेचर में, उसकी फितरत में अब वो एग्रेशन, वो फायर एलिमेंट आ गया है, वो मार्स और सन की वो पोजीशन उसको फोर्स कर रही है कि आपने अग्रेसिव रहना है। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आबी यानी वाटर, पानी, ठंडा मिजाज, कूल माइंडेड, डॉक्टर साहब की तरह बिल्कुल ठंडे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मिजाज अगर ठंडा है तो आप दुनिया में हर चीज़ जो है वो उसको इग्नोर करते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ अभी मिजाज हम लोग समझ रहे हैं। अब मुझे कोई अच्छी खबर मिले, मैं उस पर एक्साइटेड भी हो सकता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद भी उस पर अपना रिएक्शन शो कर सकता हूँ। डिपेंड करता है मेरा मिजाज क्या है कि मुझे अगर कोई बुरी खबर मिले, अब उस बुरी खबर को मैंने एग्रेशन में डील करना है या मैंने कूल माइंडेड होके पहले वो चीज़ समझनी है आखिर हुआ क्या है। तो इसी तरह जो वाटर एलिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं प्लैनेट्स, उनका मिजाज ऐसा होता है कि वो फौरी तौर के ऊपर लड़ने झगड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाते, कोई ना कोई वजह बनती है, रीज़न बनती है। अब मार्स की फितरत ये है कि लड़ाई जो है मुख्तार साहब की हो रही है और मार्स साथ तैयार हो जाएगा कि उनको पता ही नहीं है, बस दोस्ती है, दोस्ती निभानी। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो रीज़न भी नहीं पूछते और किसी की लड़ाई में कूद पड़ते हैं क्योंकि उनके मिजाज में वो चीज़ आ जाती है। लेकिन अगर अपने दोस्त की लड़ाई में भी कोई शख्स चला जाए और वहाँ पे जाके अपने दोस्त को ही समझा रहा हो कि अल्लाह के बंदे खुदा का खौफ करो, ज़माना बड़ा ख़राब हो गया, आपके बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, इसका मतलब है कि वो अपने मिजाज में एक ऐसी चीज़ लेकर बैठा हुआ है कि हमने लड़ना नहीं है, हमने प्यार मोहब्बत से चीज़ों को हैंडल करना है। तो वाटर एलिमेंट अपने अंदर ये कैफियत रखते हैं जिसमें मून, कमर जो कि है ही ममता, प्यार है, माँ है ना, माँ अपने बच्चों का हमेशा अच्छा चाहती है, लेकिन अगर उनके बच्चों को कोई तंग करे, उनके बच्चों को कोई मारे तो ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करती। पानी है ना, पानी हम पीते हैं तो ज़िंदा रहते हैं, पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे ज़िंदगी होती है, ग्रीनरी होती है, लाइफ होती है। लेकिन यही पानी अगर तूफ़ान बन जाए तो पूरे शहर के शहर भी बर्बाद कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस कैफियत और मिजाज से गुजर। दूसरे नंबर पे वीनस, ज़ोहरा, ये भी वाटर एलिमेंट में आता है और वीनस के हवाले से हमने गुज़श्ता लेक्चर में बड़ा डिटेल में पढ़ा था कि ये अपने अंदर क्या मिजाज रखता है। ये ज़िद्दी भी है, ये अक्लमंद भी है। ज़िद में आएगा तूफ़ान पैदा करेगा, अक्लमंद होगा तो बचेगा। डिपेंड करता है कि उसके जायचे में इसकी प्लेसमेंट कैसी है, ये क्या डिग्री लेकर पैदा हुआ है, किस असेंडेंट के साथ ये एंटी है, मैलेफिक है, बेनिफिशियल है, इसने पानी जो है उसमें पेट्रोल का काम करना है या इसने जो लिक्विड है उसमें पीने वाले पानी का काम करना है। अब जो लिक्विड होता है उसमें पेट्रोल भी आ जाता है, आग भी लग सकती है, और पानी जो है वो एक ज़िंदगी भी बचा सकता है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने अंदर मुख्तलिफ़ असरात रखती हैं। तीसरा हमारा एलिमेंट है वो है एयर। एयर एलिमेंट को हम पढ़ेंगे। एयर एलिमेंट, इसके अंदर 3 चीज़ें शामिल हैं। एक प्लैनेट है सैटर्न, ज़ुहल, और 2 शैडोज़ हैं, राहु और केतु। आप लोग अब बखूबी इससे वाकिफ़ हैं कि राहु केतु बोथ आर शैडोज़, दे आर नॉट प्लैनेट, ये साए हैं। तो राहु केतु इनका ताल्लुक़ भी एयर एलिमेंट से है। हवा हल्की हल्की चले बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हवा अगर तेज़ हो जाए
तो कई दफ़ा वो अच्छी नहीं भी लग रही होती। कि अगर आप किसी साएदार दरख्त के नीचे बैठे हों गर्मियों में और आपको वहाँ पे हल्की हल्की हवा मिल रही हो, आपको नींद गनूदगी आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर जून जुलाई की गर्मी में हवा भी अगर चल रही हो तो उसको हम क्या एक वर्ड कहते हैं, लू चल रही है, गर्म हवा, आपको अच्छी नहीं लगेगी वो। डिपेंड, अब हवा जो है, हवा तो वही है जो सर्दियों में भी है गर्मियों में भी है, लेकिन आप किस वेदर से गुज़र रहे हैं, आप किस एनवायरनमेंट से गुज़र रहे हैं, मैं ये आपको कह देता हूँ, किस एनवायरनमेंट से गुज़र रहे हैं, किस माहौल से गुज़र रहे हैं। अब सर्दियों के अंदर हवा आपको अच्छी नहीं लगेगी, ठंड लगती है, सर्दी लगती है। आप लोगों को हीटर की जो अब ब्लोअर्स आते हैं, गर्म हवा फेंकते हैं, आपको गर्म हवा अच्छी लगेगी। हवा वही है लेकिन उसकी तासीर बदल गई है कि किस चीज़ की किस वक्त ज़रूरत है। और ज़ुहल अपने अंदर चूँकि एयर है, और जिन लोगों के जायचे में ज़ुहल ज़रा अच्छा हो, एयर एलिमेंट हो, या राहु केतु अपने असरात रखते हों, तो ऐसे अफराद ज़रा वैसे ही इधर उधर मंडलाते भी रहते हैं, घूमते फिरते भी रहते हैं, शौकीन होते हैं कि हम एक जगह की बजाय मुख्तलिफ अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट्स और तजर्बात करते रहें, मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहें। ये जो सैटर्न है ना प्लैनेट, ये इसका मिजाज समझें, इसका मिजाज ऐसा है, अपने आप को हमेशा अलग थलग रखता है। जैसे सोलर सिस्टम में सन है ना, तमाम प्लैनेट्स को एनर्जी देता है, इसकी टक्कर का प्लैनेट है सैटर्न। एक हीरो है तो एक विलन है, कि ये भी अपनी रियासत कायम करके रखता है, ये अपना अलग मिजाज रखता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है, वो है अर्थ, खाकी, और इसको अब मट्टी से भी मंसूब कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्लैनेट आता है वो है मरकरी। मरकरी अक्ल, कि जुपिटर तो इल्म है, लेकिन मरकरी क्या है, अक्ल है। कि आपके दिमाग में, जहन में जो भी चीज़ें स्टोर हैं, फीड हो रही हैं, आपकी जो मेमोरी है, जैसे कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है, इसी तरह आपकी भी एक मेमोरी है। आप जो चीज़ें याद रखते हैं उसका ताल्लुक़ मरकरी से होता है। फिर उस फीड की हुई या सेव की हुई चीज़ों के मुताबिक आप लोग बिहेव कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं। ज़मीन के अंदर आप पौधा लगाएंगे तो फूल निकलेंगे, बीज डालेंगे तो फल निकलेंगे। तो इसी तरह मरकरी जो है, वो एक मुहावरा है ना, जो बोओगे वो काटोगे। तो मरकरी जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही है कि जो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ये उसी चीज़ के ऊपर फिर रिएक्ट करता है। अगर आप खेती बाड़ी से मंसूब हों और आप अपनी फसल की हिफाजत ना करें तो आपकी ज़मीन कुछ अरसे बाद बंजर या बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपने उसकी लुक आफ्टर ही नहीं की। अगर उसी की आप मेंटेनेंस करते रहेंगे तो वो आपको अल्लाह की जो नेमतें हैं उससे नवाजता रहेगा, आपको फल निकलेंगे, सब्जियां निकलेंगी, फूल निकलेंगे। तो मरकरी बिल्कुल ऐसे है कि ये अपने अंदर बहुत सारे राज दफन रखता है, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। इसका मिजाज है, इसको मुंशी कहते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है बेसिकली, प्लैनेट्स का हिसाब किताब करता है, हिसाब तो ये इसका ताल्लुक़ जो है वो अकाउंट्स के साथ भी है, कैलकुलेशंस, याद रखना, कैलकुलेट करना। जिनके जायचे पे मरकरी बड़ा स्ट्रांग हो, मोस्टली लोग मैथ्स में बड़े अच्छे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ACCA कर रहे होते हैं या CA की फील्ड से उनका ताल्लुक़ होता है, बैंकिंग के शोबे में चले जाते हैं कि जहाँ पर कैलकुलेशन, हिसाब किताब बहुत ज़्यादा उनको रखने पड़े। तो मरकरी जो एब्जॉर्ब करता है उसी के ऊपर ये रिएक्टर वही चीज़ आपके सामने लेके आ रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि अपनी तरफ से ही कोई भी असर या शो कर दे। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है ईथर। ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फिफ्थ एलिमेंट, कि वो स्पेस में मौजूद एयर या वैक्यूम जिसने होल्ड किया हुआ है इन सारी चीज़ों को।
अब मुश्तरी को हम कहते हैं कि रूहानियत का सहारा है, रूहानियत से इसका ताल्लुक़ है। आपका भी ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से क्यों ना हो, आपने जब भी दुआ करनी होती है आप हाथ उठाते हैं और कहाँ देखते हैं? ऊपर आसमान की तरफ। आपने कोई फरियाद करनी आसमान की तरफ देखते हैं। हालांकि हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक अल्लाह जो है वो तो शरक से भी ज़्यादा करीब है, कहीं हर जगह मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद कुछ हमें तरीक़े ऐसे सिखाए गए, कुछ अमाल ऐसे सिखाए गए कि हम हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं, गड़गड़ा के दुआ मांग रहे हैं, तो हम कहाँ पे देख रहे हैं? आसमान की तरफ भी देख, ऊपर की तरफ देख। तो इस बेस के ऊपर मुश्तरी को मंसूब किया जाता है ईथर के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लानट है जिसने एक इल्म और नॉलेज की बुनियाद रखी हुई है, उस सोलर सिस्टम को कंट्रोल करके रखा हुआ है। जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के साथ अटैच हो रही है, जो एक दूसरे के साथ ग्रिप कर रहे हैं, उस बड़ी कुव्वत को इसने होल्ड करके रखा हुआ है। यही इल्म मुस्बत होता है तो इंसान अपनी ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद भी अपने उस इल्म की बिना पे ज़िंदा रहता है। आपने कोई किताब लिखी, आपने कोई बुक लिखी, आप इस दुनिया से चले गए, 1000 साल हो गए, लेकिन आपके हाथ से जो लिखी एक तहरीर थी, जो आपका इल्म था, वो आज भी लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनका अभी भी जिक्र होता है, अभी भी उनका नाम लिया जाता है कि फ़लाँ साइंटिस्ट ने ये थ्योरी पेश की थी, उसके मुताबिक। वो तो अब दुनिया से चला गया, वो तो जवाब भी नहीं दे सकता, लेकिन उसका इल्म ज़िंदा है, उसका नॉलेज ज़िंदा है। तो इसीलिए आप लोग भी जितना ज़्यादा अपने इल्म पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाएंगे, बेहतर पाएंगे। अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग रखें, ढूंढें आपके जायचे में जुपिटर कहाँ पे बैठा हुआ है, अच्छा भी है कि नहीं है। और यही इल्म, यही नॉलेज अगर डिफरेंसेस पैदा कर दे एक दूसरे के दरमियान, कि मैं आपको मानता ही नहीं हूँ, मेरी थ्योरी अलग है, आपकी थ्योरी अलग है, एक दूसरा वो भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तो इसके अंदर ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि जुपिटर की प्लेसमेंट क्या है, वो मैलेफिक है, बेनिफिशियल है, किस तरह से वो बिहेव कर रहा है। तो जुपिटर अपने अंदर खैर ही खैर रखता है, इसके साथ जो गड़बड़ के मामलात हैं वो ना होने के बराबर मंसूब हैं। तो ये हमारे कुछ 5 एलिमेंट्स थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। नंबर 1 पे फायर एलिमेंट, जिसमें सन, मार्स और जुपिटर कदीम एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक फायर एलिमेंट उसको समझा जाता है। वाटर एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं मून एंड वीनस, ठंडा मिजाज। फिर एयर एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं सैटर्न, राहु एंड केतु। अर्थ एलिमेंट में आ जाता है मरकरी, और उसके बाद 5th एलिमेंट जो है उसमें आ जाता है जुपिटर। हमारे इस चैप्टर का लेवल 1 कंप्लीट हुआ, अब लेवल 2 के ऊपर आते हैं। ये जो चीज़ लेवल 2 की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसमें बरूज के अनासर यानी ज़ोडिक साइंस भी अपने अंदर असरात रखते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमने पहले पढ़ा प्लैनेट्स के हवाले से, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं लेके आया हूँ, ताकि आप लोग जब ज़ोडिक साइन बनाते हैं, चूँकि आगे चल के किसी ने बिज़नेस स्टार्ट करना है, किसी ने कोई शादी करनी है, किसी ने कोई बच्चे का नाम रखना है, किसी चीज़ का आगाज़ होना है, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमें असेंडेंट जो है, असेंडेंट का ज़ोडिक साइन क्या रखना चाहिए। असेंडेंट का ये एक डिफरेंट थ्योरी होती है कि हमें असेंडेंट कौन सा रखना है, तो उसमें ये चीज़ काम आती है। अभी आप इसको लिखते चले जाइए, इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा ये इंशाल्लाह आगे चल के मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊंगा। अच्छा जी, हमारे आज का जो चैप्टर है उसका लेवल 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बरूज के अनासर यानी ज़ोडिक साइंस के भी एलिमेंट्स, कि ज़ोडिक साइन भी अपने अंदर कुछ ना कुछ असर तासीर रखते हैं। ये आप लोगों के सिर्फ नॉलेज के लिए है, अभी इसको अप्लाई नहीं करना, और इसको जो पीछे हमने पढ़ा उसके साथ अभी मिक्स नहीं करना। इसको जिस तरह से अभी मैं बता रहा हूँ आप उस तरह से इसको लिख लीजिए। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखे हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 के 12 जो नंबर्स हैं, इसका मतलब है 1 का मतलब है एरीज, 2 का मतलब है टॉरस, 3 का मतलब है जेमिनी, 4 का मतलब है कैंसर, 5 का मतलब है लियो, 6 वर्गो, 7 लिब्रा, 8 स्कॉर्पियो, नंबर 9 सेजिटेरियस, नंबर 10 कैप्रिकॉन, नंबर 11 एक्वेरियस और नंबर 12 है पाइसेस। यानी ये 12 के 12 ज़ोडिक साइन हैं। इनके नाम हमने नहीं लिखे, सिर्फ नंबर्स लिखे हैं। तो अब आप लोग इनको इस तरह से याद रखिएगा। और लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं 4 इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हैं, FEAW। F का मतलब है फायर, E का मतलब है अर्थ, A का मतलब है एयर और W का मतलब है वाटर। कि आप इसको बोलने में अगर भूल भी जाते हैं तो जल्दी से कोई कॉपी पेंसिल हो तो आप ये एक वर्ड लिख सकते हैं जिसको हम बोलने में फ्यू आएगा, FEAW। कि फ्यू का जो वर्ड है उसमें एक A ऐड कर दें आप W से पहले तो आपको याद रहेगा। आप F के आगे 1 लिखें, E के आगे 2 लिखें, A के आगे 3 लिखें और W के आगे 4 लिखें। इसी तरह से आप इस नंबरिंग को फिर ऊपर चले जाएं, 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आप लिखेंगे। तो जो नंबर्स F के आगे आ रहे हैं ये ज़ोडिक साइन है फायर एलिमेंट्स वाले, जो नंबर्स E के आगे आ रहे हैं वो है अर्थ साइन, उनको हम कह सकते हैं। जो A के आगे आ रहे हैं वो एयर से उनका ताल्लुक़ है, जो W के आगे आ रहे हैं उनका ताल्लुक़ है वाटर के साथ। तो ये ज़ोडिक साइंस के हवाले से था। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक एडिशनल चीज़ है। और अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो आज का लेक्चर है उसका जो लेवल 3 है उसकी जानिब के बड़ा इम्पोर्टेंट। जिस तरह से तमाम प्लैनेट्स अपने अंदर असरात रखते हैं, ठंडा मिजाज, गर्म मिजाज, हवाई मिजाज, खाकी मिजाज, ये सारे मिजाज हम आपकी जो भी लैंग्वेज है, क्योंकि मुख्तलिफ़ रीजन्स के साथ हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जो भी आपको अपने रीजन के मुताबिक आसान जुमला रखे लगे आप उसको बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर आतिशी कह रहा हूँ और आपको बोलने में नहीं आ रहा और आप आतिशी सीखने में 6 माह लगा दें। आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एलिमेंट्स के बाद मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल के प्लैनेट्स जो हैं वो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। मेल का मतलब ये है कि कभी आप किसी को जायचा देख के ये प्रेडिक्ट करें कि आपके यहाँ बेटा होगा, बेटी होगी। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप ये जो मेल, फीमेल या न्यूट्रल है कि जी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आपके यहाँ बेटा है या बेटी है। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का क्लियर करूँगा इंशाल्लाह कि जो न्यूट्रल प्लैनेट्स होते हैं वो जिस भी हाउस में बैठते हैं उस हाउस के मुताबिक वो बिहेव कर रहे होते हैं। मेल प्लैनेट होने का ये मतलब है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो लेडीज़ टेलर होते हैं, यानी ख़वातीन के कपड़े सी रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे अफराद ख़वातीन मैंने देखी हैं जो आर्मी में भी होती हैं कि वो काम जो मर्द के होते हैं वो कई दफ़ा ख़वातीन कर रही होती हैं और जो ख़वातीन के काम होते हैं वो मर्द हज़रात भी कर रहे होते हैं। डिपेंड कर रहा है कि उनके करियर के हाउस में या उनके मिजाज के अंदर असर और तासीर तो आ गई, लेकिन वो मेल वाली है, फीमेल वाली है, वो कैसी तासीर है उनके अंदर, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे लेके चलना है। ज़रूरी नहीं कि अच्छा खाना जो है वो ख़वातीन बनाए, मर्द बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि घर की सफाई सुथराई सिर्फ ख़वातीन का काम हो, मर्द भी करते हैं। ये हमारी नेसेसिटीज़ हैं, हमारी ज़रूरत ज़िंदगी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कि आप ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे बिज़नेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े बिज़नेसमैन जो ख़वातीन की गारमेंट्स का बिज़नेस कर रहे हैं, सिर्फ जो बच्चों की गारमेंट्स का बिज़नेस कर रहे हैं। कि मर्द हो के ऐसे शोबे का इंतखाब करना जिसका ताल्लुक़ दूसरे ऑपोजिट सेक्स के साथ है, दूसरे जेंडर के साथ है। इसी तरह ख़वातीन जो हैं वो लॉयर भी होती हैं, वो जज भी होती हैं, फ़ैसला भी करती हैं।
कि दो पार्टीज़ आपस में लड़ पड़ी, लेकिन एक जो औरत है या ख़वातीन में से कोई जज है तो वो जो फ़ैसला है उसका काबिल कबूल होगा कि उसने फ़ैसला किया। ये क्यों इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है? अक्सर लड़कियां छोटी एज में हमने देखा है, उनको हम कहते हैं ये टॉम बॉय हैं, कि लड़कों की तरह जीन्स पहन रही हैं, बिहेव कर रही हैं, कैप पहन रही हैं, बाल छोटे छोटे उन्होंने करवाए हुए हैं, कि उनका हुलिया बिल्कुल ऐसे कि हम लड़कों की तरह काम। तो ये डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं कि हमारे माशरे ने हमें ये बता दिया कि ख़वातीन के ये काम है, मर्दों के ये काम है, लेकिन उसके बावजूद हम आपस में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें डिवाइड करके चल रहे होते हैं। तो इसी तरह प्लैनेट्स जो हैं ये भी अपने अंदर मेल, फीमेल और न्यूट्रल इस किस्म के असरात रखते हैं। अब जो प्लैनेट्स मेल कहलाते हैं उनमें सन है, शम्स, दूसरे नंबर पे मार्स है, मरीख, तीसरे नंबर पे जुपिटर है, मुश्तरी, चौथे पे राहु, के राहु को भी जो कि शैडो है, प्लैनेट नहीं है, इसको भी ग्रीक जो एंशंट हमारी कदीमी एस्ट्रोलॉजी है उसमें इसको कुछ हद तक शामिल किया जाता है कि ये भी मेल है, कि अगर किसी के जायचे के 5th हाउस में राहु हो तो उसको ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके यहाँ बेटा हो सकता है। या जुपिटर है, मार्स है, सन है। अब ये सवाल भी पैदा होगा कि जी अगर उस घर में कुछ भी ना हो तो क्या होगा? ये सवाल एक कॉमन सवाल है जो कि हर साल आता है। तो अभी हमने प्लैनेट्स की नज़रात पढ़नी है। हो सकता है 10वें घर से बैठा वो नज़र डाल रहा हो 5वें पे, 11th हाउस में बैठ के 5वें पे नज़र डाल रहा हो, असेंडेंट में बैठ के 5वीं नज़र जुपिटर जो है उसकी 5th एस्पेक्ट होती है, नज़र होती, वहाँ पे वो देख रहा हो। ये प्लैनेट्स का भी कॉम्बिनेशन हमने समझना है, इसको भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना आपने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फीमेल, कि वो प्लैनेट्स जो अपने अंदर फीमेल वाले असरात रखते हैं, उनमें है मून, कमर, और दूसरे नंबर पे है वीनस, ज़ोहरा, खूबसूरती का सियारा, और कमर मामता। ठीक है, हो सकता है मैं जब आपको मून के बारे में बता रहा हूँ तभी आप लोगों को फ़ील हो गया हो कि ये तो खसूसियत अपने अंदर माँ यानी फ़ीमेल वाली रखता है। जब मैं पीछे सन का बता रहा था गुज़श्ता लेक्चर में, आपको तभी आइडिया हो गया हो कि ये तो अपने अंदर खसूसियत वालिद है, तो ज़ाहिर बात है कोई मर्दाना सलाहियत ही इसके अंदर होगी। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर अब आया है, अब बारी इसकी आई, तो इसीलिए अब हम इसको प्रॉपरली पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रल की, वो प्लैनेट्स जो न्यूट्रल होते हैं। नंबर 1 पे मरकरी। मरकरी जो है ये जिस प्लैनेट के साथ जाके बैठता है ये उसी के साथ बिहेव करना शुरू कर देता है, इसको न्यूट्रल प्लैनेट कहा जाता है। ये अगर मेल के साथ बैठा है तो मेल की तरह बिहेव करेगा, फीमेल के साथ है तो फीमेल की तरह बिहेव करेगा। कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी के 5th हाउस में अगर मरकरी आके बैठ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि इसको अब मैं क्या प्रेडिक्ट करूँ। कुछ चीज़ें तो वैसी वाज़ेह हैं, अल्लाह ने कह दिया है मैं जिसे चाहे बेटियां दूं, जिसे चाहे बेटे दूं, जिसको चाहे कुछ भी ना दूं। ठीक है, ये लिमिटेशन अपने दिमाग में आपने रखनी है प्रेडिक्शन करने से पहले। हम अकल कुल नहीं हैं, कोई बड़े बड़े दावे नहीं करने हैं। ठीक है, आपने अपना एनालिसिस देना है उसके ऊपर। और मरकरी के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सटर्न की, ज़ोहल। ज़ोहल भी अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक बिहेव करता है, जिस हाउस में है, जिस प्लैनेट के साथ है, उस तरह से ये बिहेव कर रहा होता है। कि अगर ज़ोहल किसी के करियर के 10th हाउस में आके बैठ जाए और आप उसको ये कह दें कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि ये मर्दों वाला काम करेगा या औरतों वाला काम करेगा। असेंडेंट को भी देखना ज़रूरी है कि आखिर वो जो शख्स पैदा हुआ है वो क्या मिजाज लेकर पैदा हुआ है। असेंडेंट एरीज़ है, टॉरस है, जमनाई है, कैंसर है, कौन सा असेंडेंट है, उस बंदे का अपना मिजाज क्या है। सिर्फ करियर देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा घर, मेहनत, ये मेहनत भी करता है कि नहीं, कि मेरे से हर दफ़ा 10 दफ़ा जायचे बनवा लेता है कि जी मुझे बताएं मैं काम कौन सा करूं, मेहनत करता नहीं है। तो मेहनत भी बड़ी ज़रूरी है। फिर बड़े बड़े प्लान्स हैं, बड़े बड़े ख्वाब हैं कि हमने ये बिज़नेस कारोबार करना है, लेकिन फाइनेंस नहीं है, दूसरा घर आ गया। तो चीज़ें अब देखें मुख्तलिफ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी को प्रेडिक्ट कर दें कि आप MNA बनने वाले हैं या मिनिस्टर बनने वाले हैं। काबिलियत उनकी ज़ीरो, उनके नसीब में ही नहीं, 9th हाउस वीक है, तीसरा घर ख़राब है,
चौथा घर ख़राब हो, अपने घर से जूतियाँ पड़ रही हैं और बाहर आके जो है वो मिनिस्टर दुनिया की खिदमत करनी है। तो चीज़ें डिफरेंट हैं। ये चीज़ें समझना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है कि जी मुझे ये बताएं मैं बैरून मुल्क जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये एक अलहदा सवाल है। मैं बैरून मुल्क सेट होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये डिफरेंट। 9th हाउस एंड 12th हाउस दो मुख्तलिफ घर हैं। ट्रैवलिंग करवानी है 9th हाउस ने, इमिग्रेशन दिलवानी है 12th हाउस ने। कि आप ट्रैवल तो करेंगे, अब जैसे मैं दुनिया ट्रैवल करता हूँ लेकिन कोई इमिग्रेशन तो नहीं मैंने अप्लाई की, पाकिस्तान आते हैं, यहाँ के रहते हैं सारे, तो ट्रैवलिंग एक डिफरेंट चीज़ है, इमिग्रेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो चीज़ों को आपस में रिलेट नहीं करना। अगर एक चीज़ देख रहे हैं तो पीछे ये भी देखें कि उस बंदे की कैपेबिलिटी कितनी है। फिर इसके बाद राहु और केतु, अभी राहु को हम मेल में भी देख रहे थे, और राहु जो है इसको न्यूट्रल भी तस्वुर किया जाता है, इसको मेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि ये किस प्लैनेट के साथ क्या असरात लेकर बैठा हुआ है। और केतु भी इसी तरह से अपने असरात जो है वो शो करता है। राहु और केतु के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनका जायचे में घर कोई नहीं है। ये जिस हाउस में जाके बैठते हैं ना, उस हाउस का जो लॉर्ड प्लैनेट है, चाहे वो मार्स है, चाहे वो सन है, चाहे वो वीनस है, ये उसके मुताबिक बिहेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राहु और केतु ये अगर सन के साथ बैठे हैं या सन के हाउस में है, सन के हाउस में है, तो सन इनका दोस्त होगा तो ये भी दोस्त बन के रहेंगे। सन अगर इनका दुश्मन है तो ये भी प्रॉब्लम पैदा करेंगे। तो जिस हाउस में राहु केतु हों, उस हाउस के लॉर्ड को अडॉप्ट करते हैं, उस हाउस की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। ये अपना घर नहीं होता, जिस घर में वहीं पे कब्ज़ा कर लेते हैं। अब वहाँ पे जाके इन्होंने तबाही फेरनी है या अच्छाई करनी है, ये डिपेंड करता है उस हाउस के मालिक के साथ। जैसे किराएदार आपके घर में आ जाए, ना वो किराया दे रहा हो, आपके लिए वबाल जान भी बन जाए, आप उसको निकाल भी नहीं सकते हैं, तो यानी तंग ही कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी को ख़ुद से वेलकम कर रहे हैं, आपके घर में आके वो रह रहा है, आप उसकी खिदमत भी कर रहे हैं, आपके काम भी आ रहा है, आपके काम भी आ रहा है। तो इसी तरह से राहु केतु जो है जिस हाउस में जाते हैं, उस हाउस के लॉर्ड प्लैनेट के साथ ये लोग बिहेव करते हैं। ये हमारा आज का जो पहला जो लेक्चर था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम दूसरे जो चैप्टर है उसकी जानिब बढ़ते हैं।